नमस्कार, स्वागत है आपका कबीर न्यूज़ में। मैं हूं आपके साथ जितेंद्र कमल। मैं उरई में हूं और उरई में दयाशंकर वर्मा जी के कार्यालय में बैठा हुआ हूं। कार्यालय में जब बैठे तो कुछ युवा बैठे हुए हैं, तो आतुकता हुई कि भाई चलिए युवाओं से भी बात की जाए कि युवा क्यों केवल क्या भैया के लिए कुछ जवानी कुर्बान करने के लिए बैठा है, या कुछ आस है कि जब समाजवादी पार्टी यहाँ आएगी तो कुछ एक्स्ट्रा इन युवाओं के लिए लेके आएगी, और क्यों समाजवादी पार्टी को ये पसंद करते हैं। तो सबका पहले परिचय लेते हैं, फिर जानने की कोशिश करते हैं। क्या नाम है भैया आपका? राघवेंद्र सिंह दीवाने। राघवेंद्र सिंह दीवाने, नाम बड़ा प्यारा है भाई। आप दीवाने दीवाने लगाने का पहले रीजन बता दो आप हमको। ये हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी ने नाम दिया है मुझे। अच्छा, या राघवेंद्र सिंह दीवाने। यस। मतलब आप समाजवादी के दीवाने हैं कि अखिलेश यादव के दीवाने हैं? हम समाजवादी पार्टी आदरणीय नेताजी एवं अखिलेश यादव जी के भी दीवाने हैं। अच्छा, इसलिए उन्होंने ही नाम दिया था आपको दीवाने। अच्छा, रीजन क्या रहा था ऐसा कोई दीवाने देने का? क्या है कि कब दिया था, ऐसा इंसिडेंट क्या था? आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी एक बार झांसी का दौरा था, तो काफ़ी सारी भीड़ थी। उस समय उन्होंने हमें दीवाने नाम कह करके पुकारा था। इस समय उन्होंने ही दीवाने नाम दिया हमें। क्या ऐसा कुछ कर रहे थे आप जो आपको दीवाना बोल? मैंने क्या है कि 2017 में उरई से लेकर लखनऊ तक साइकिल यात्रा की थी। अच्छा, बुंदेलखंड का सर्वप्रथम रिकॉर्ड बनाने का काम किया, जिसमें हमारे मुख्यमंत्री आदरणीय अखिलेश यादव जी ने हमको सम्मानित करने का काम किया था। और युवाओं को सम्मानित करने का काम समाजवादी पार्टी में ही केवल है। अगर युवाओं का सम्मान है, युवाओं का मान सम्मान अगर किसी पार्टी में है तो आदरणीय अखिलेश यादव जी की पार्टी में है। क्योंकि आदरणीय अखिलेश यादव जी जब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे तो उन्होंने ही 18 लाख लैपटॉप बांटने का काम किया था। वो भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री बाबा जी, इनको तो पहली बात हम कहेंगे कि जिसको संतान ना हो तो हम जैसे युवाओं को उनको क्या फ़र्क पड़ता है। देखो, जो घर परिवार से हो तो उन्हें हम जैसे युवाओं की ज़रूरत, हम जैसे युवाओं का दुख दर्द पता होगा। मतलब किसी की अगर संतान नहीं तो उसको मतलब किसी चीज़ का कोई सुख ही नहीं है। नहीं, कोई दुख, कोई उसमें दुख ही नहीं होगा। कोई दुख नहीं होगा। क्योंकि हमारे माँ बाप को कैसे हमारी फीस भरनी है, कैसे पढ़ाई का खर्चा करना है, तो वो तो जब माँ बाप होते हैं, उनके बच्चे होते हैं, तब उन्हें पता चलता है। नहीं, उनके बच्चे ही नहीं हैं, ना योगी जी के ना मोदी के। मुख्यमंत्री वही बनना चाहिए जिसकी शादी हो चुकी हो, बच्चे हों। हाँ, और हमारे उरई के विधायक आदरणीय दयाशंकर वर्मा जी पूर्ण बहुमत से बनेंगे। और क्योंकि हमें उरई में नौजवानों को, किसानों को, मजदूरों को रोज़गार दिलवाना है। उरई की फैक्ट्रियां चालू होंगी तब हम जैसे नौजवानों को रोज़गार मिलेगा। उरई की सड़क आप देखना चाहते हैं, बाबा जी मुख्यमंत्री हैं तो हमारे राट रोड, कुइया, बंधौली, काफ़ी ऐसी जगह हैं जो सड़क आज भी गड्ढा मुक्त नहीं हुई। तो हमें ऐसी सरकार नहीं चाहिए जो हमारे देश का और हमारे प्रदेश का भला ना कर सके। विकास के नाम पे और अखिलेश भैया के नाम पे आप वोट करना चाह रहे हैं। और दूसरा एक बड़ा फैक्टर इन्होंने ये भी बताया कि भैया देखो, मुख्यमंत्री जो होना चाहिए ना, वो शादीशुदा होना चाहिए और बच्चे वाला होना चाहिए, तभी कुछ ऐसे युवाओं का कुछ हाँ, वही दर्द जानते हैं। ये भैया भी पीछे से देखो बोल रहे हैं एकदम मुस्कुराते हुए, एक आंख दबाते हुए। आओ बैठ जाओ आके। इत्तेफाक रखते हो क्या आप भी इनकी बातों से? बिल्कुल सहमत हूँ। बिल्कुल सहमत। बिल्कुल। मुख्यमंत्री शादीशुदा होना चाहिए। बात शादीशुदा की भी नहीं है, बात ये है क्या जो छात्र है, ठीक है, आज के टाइम पे अगर देखा जाए तो छात्र जिसको देश का भविष्य कहा जाता है, किसान जो देश की रीढ़ की हड्डी है, इन्होंने दोनों पे ही प्रहार किया है। 700 किसान शहीद हुआ। छात्रों को देख लीजिए, बेरोजगारी। अभी इलाहाबाद में देखिएगा आप, एनटीपीसी का बवाल, पुलिस ने किस प्रकार बेरहमी से पीटा है छात्रों को। छात्र बेरोजगारी से तंग आ गया, कितने छात्रों ने आत्महत्या की है। क्या सरकार को ये कुछ दिखाई नहीं देता है? आप कहते हैं कि आत्मनिर्भर बनो, चाय बेचो, पकौड़ा बेचो। हमारे जो माता पिता हैं वो फीस भर रहे हैं, किस लिए भरते हैं? हम लोगों को शिक्षा क्यों प्रदान की जाती है? ताकि हम आगे बढ़ें, हमारा भविष्य उज्ज्वल हो। शिक्षा की नीति को अगर ख़त्म करने का किसी ने काम किया है तो वो भारतीय जनता पार्टी ने किया है। योगी जी मोहल्ला की बात बताना चाहते हैं कि हमारे एक अंकल जी हैं, उन्होंने अपने लड़के को खूब पढ़ाया, लाखों रुपए उनके ऊपर खर्च किए, और योगी जी ने मेडिकल की भर्ती नहीं निकाली। भर्ती जब नहीं निकली तो बेचारे ने
उन्होंने देखा, एक मंत्री के भाषण देखा कि पकौड़ा का रोजगार करो। बेचारे ने पकौड़े की ठिलियाँ लगाई हमारे मोहल्ले में, है पकौड़े की ठिलियाँ लगाई, 10 दिन नहीं चल पाई। तेल बढ़ा दो, 250 रुपया लीटर हो गो पेट्रोल। समस्या भाई देखो, एक तो पकौड़ा पहले बोलोगे, उसके बाद तेल के रेट बढ़ा दो। हम क्या करेंगे बताओ? गरीब आदमी लाखों रुपए खर्च कर रहा है, उसके माँ बाप मेडिकल की शिक्षा दिलवा रहे, और उसके बाद तुमने मेडिकल में ऐसी महामारी में, कोरोना की जहाँ में डॉक्टरों की सख्त जरूरत है, उसमें तुम अपना प्रचार कर रहे, लेकिन नौकरी नहीं निकाल रहे मेडिकल की। स्वास्थ्य सुविधाएं बिल्कुल बद से बदतर हो चुकी हैं, एक भी एम्बुलेंस नहीं दी है इन्होंने, सब परेशान हो गए हैं आदमी। उरई में कितने, मतलब आपको कोरोना के टाइम पे कितने डेथें लगी थी, कितनी हुई थी आपके? उरई के हमारे एक रिश्तेदार थे, हम उस समय के प्रत्यक्ष गवाह हैं। हम अपने रिश्तेदार को, हमारे कोरोना हो गया था, हम भटकते रहे उनको ढूंढने का नाम ऑक्सीजन के लिए। किसी भी अस्पताल में ऑक्सीजन नहीं थी। सरकारी अस्पताल में गए, मेडिकल में गए, कई लोगों से फ़ोन करवाए, लेकिन बेड खाली नहीं था, ना ऑक्सीजन नहीं थी। उसके बाद हम जल्दी झांसी ले गए। झांसी में उससे ज़्यादा बदतर स्थिति थी। मेडिकल कॉलेज में लाशों का ढेर लगा हुआ था, एक कमरे में ठूंसते जा रहे थे, बहुत बुरी स्थिति थी। हमने बिल्कुल सामने से स्थिति देखी है। हम अपने, आज दुख के साथ कहना पड़ता है, हम अपने रिश्तेदार को नहीं बचा पाए क्योंकि उनको ऑक्सीजन नहीं मिली थी। हमें जिंदगी भर इस बात का खेद रहेगा कि इस निकम्मी सरकार ने ऑक्सीजन की व्यवस्था नहीं कर पाई, जिससे हमारे अपने आज हमारे बीच नहीं है। 2 करोड़ रोजगार के वादा किया था उन्होंने, 2 करोड़ का, 2 करोड़ से ज्यादा 4 करोड़ बेरोजगार हो गए। बिल्कुल सही है, 4 करोड़ बेरोजगार हो गए हैं। अभी मालूम है कानपुर में एक प्रचार के समय पे एक प्रत्याशी की वाइफ थी, उन्होंने कहा कि नकल करके पास हुए इसलिए रोजगार के काबिल नहीं है आप लोग। कितना इत्तेफाक रखते हो भाई आप? वर्तमान में सरकार किसकी है, और यदि नकल भी होती है तो उसमें सरकार का दोष है। बेरोजगार कह रहे बड़े, वो अखिलेश यादव ने जो एकदम से नकल विहीन परीक्षा करा दी थी। नकल विहीन परीक्षा मतलब समझते हैं आप? इतने लोग जो पास हो गए थे, इतनी ज़्यादा नकल हो चुकी थी, मैं कटाच किया है। नहीं, आपने नकल का कहा, आपने जितने आरोप हो सके, नहीं आपकी नहीं, मैं आपकी नहीं कह रहा हूँ, मैं पूरे भारतीय जनता पार्टी की बात कर रहा हूँ। जितने आरोप हो सके हैं सारे समाजवादियों पे लगाए गए हैं। बाबा जी क्या कहते हैं टीवी पे कि ये 2 लोगों की जोड़ी आतंक मचाने आ रही है, ये तमंचावादी हैं। आप मुख्यमंत्री हैं, आप इतने बड़े ओहदे में, आपको शोभा देता कि आप इस प्रकार की भाषा का इस्तेमाल करें? तो गर्मी भी 10 तारीख को शांत करना। हाँ, तो मैं वही तो पूछना चाहता हूँ कि आप मुख्यमंत्री हैं, ठीक है, आप पूरे प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, आपकी जिम्मेदारी है कि आपको पूरे प्रदेश की जनता को देखना है, ठीक है। अच्छा, आप युवा हो तो वोट किस मुद्दे पे डालोगे? रोजगार पे डालोगे या कोई और मुद्दा है आपके लिए जिस पे आप वोट मेरे पास बहुत सारे हैं। रोजगार हो गया, स्वास्थ्य हो गया, ठीक है, जो पेंशन बहाल हो रहा है ये भी बहुत अच्छा मुद्दा है आपका, ठीक है। और भी कई सारे मुद्दे हैं, जैसे कि अगर हम लोग ले महिला सुरक्षा को ले लीजिए, 1090 जो कि हमारे माननीय श्री अखिलेश यादव जी की देन है। श्वेत क्रांति को बढ़ावा देने वाली हमारी समाजवादी पार्टी, 100 नंबर हमारे माननीय श्री अखिलेश यादव जी ने चलाया है। आज अगर वर्तमान में सरकार ने कुछ किया है बीजेपी ने, तो वो सिर्फ नाम बदला है और कुछ नहीं किया है। सारी नीतियाँ हमारी समाजवादी सरकार की हैं। परिवार में किसी को नौकरी मिली नहीं लग रहा है इस बार। परिवार कहाँ से मिलेगी जब आप वैकेंसी नहीं, वैकेंसी वाली चाहिए मुझे, पकौड़ा और रोजगार वाली नहीं, किसी की नहीं मिली ना। किसी को कुछ नहीं मिला। ये रोजगार मुद्दा होने वाला है इनका। हाँ, और बोलो। सबसे बड़ी चीज़ है, ये मैं नहीं बोलता हूँ, आप पूरे प्रदेश में निकल जाइए, आप छात्रों से पूछिए, किसानों की शहादत को आप लैपटॉप नहीं मिला क्या? टैबलेट कहाँ मिला है? नहीं मिला। मिला होता तो इतना आक्रोश नहीं होता। क्यों? टैबलेट, एक चीज़ आप मुझे बताइए, जिस ज़माने में घरों में कभी मोबाइल भी नहीं हुआ करते थे, उस ज़माने में माननीय मुख्यमंत्री श्री अखिलेश यादव जी ने घर घर लैपटॉप पहुंचाए, ठीक है। संविधान का उल्लंघन अगर सबसे ज़्यादा किसी ने किया तो भारतीय जनता पार्टी ने किया है। आप 42nd अमेंडमेंट 1976 देख लीजिए, धर्मनिरपेक्षता, अखंडता, सेकुलरवाद, ये हमारे संविधान में जोड़ी गई हुई चीज़ें हैं। लेकिन यहाँ पर क्या कहा जाता है कि मुसलमान आपका दुश्मन है। कौन कहता है मुसलमान दुश्मन है देश का? मुसलमानों की कुर्बानियाँ नहीं है क्या? आप वीर अब्दुल हमीद जी को ले लीजिए, ठीक है, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम को देखिए, मिसाइलें दे गए हैं देश को, मिसाइल मैन के नाम से जाने जाते हैं। अगर आज़ादी के पहले भी आप जाएं, बाबा गौस खान जो कि महारानी लक्ष्मीबाई के सेनापति थे,
महाराणा प्रताप, जिनके सेनापति खुद एक अफ़गानी थे। और इससे भी अच्छा मैं उदाहरण देना चाहूँगा आपको। उदाहरण ये है कि आप 1206 से लेकर 1707 तक का मध्यकालीन भारत पढ़ लीजिए। मैं कोई बीजेपी की तरह व्हाट्सएप विश्वविद्यालय की बात आपसे नहीं कहूँगा, नहीं, आप मेरी बात समझिए। 1206 से 1707 द मेडिवल इंडिया ऑफ इंडिया, ठीक है। उस समय दिल्ली सल्तनत आई है, तुगलक वंश भी आया है, सैयद वंश भी आया, खिलजी वंश भी आया, लोधी वंश भी आया और मुगल वंश भी आया, ठीक है। उस टाइम पे मुगल शासक जो थे वो भी अपनी पावर में रहे, दिल्ली सल्तनत, मतलब सभी लोग पावर में रहे। उन्होंने हिंदुस्तान में अच्छा खासा शासन किया। जब उन इतने सालों में हिंदुस्तान इस्लामिक राष्ट्र नहीं बन पाया और आज़ादी के बाद हम देखें तब भी नहीं, आज़ादी के बाद भी हम देखें तो हिंदुओं की आबादी अधिक थी और मुस्लिमों की कम थी। तब भी मतलब इतना समय होने के बावजूद फिर आप कैसे कह सकते हैं कि ये इस्लामिक राष्ट्र बनाना चाहते हैं, ये अपना शरिया कानून चलाएं? ये सब गलत बातें हैं। अगर आप वास्तविकता जानना चाहते हैं, आप दुबई जाइए कभी, वो भी तो एक इस्लामिक है, यूनाइटेड अरब अमीरात। वहाँ पे आप विकास देखिए, टूरिज़्म के मामले में सबसे आगे है वो। क्या वो मुस्लिम नहीं है? इस देश को खतरा ना हिंदू से है ना मुसलमान से है। इस देश को खतरा उससे है जो धर्म की राजनीति करता है। आपने कहा कि जो राम को लाए हम उनको लाएंगे। भाई मानव इतना कब से बड़ा हो गया जो प्रभु श्री राम को ले आए? बिल्कुल सही बात है। आपका मुद्दा क्या होने वाला है इस बार? जनता का मुद्दा है, जो वही हमारा मुद्दा है। आपका क्या होने वाला है? सबका एक ही मुद्दा है, सभी युवाओं का एक ही मुद्दा है, बेरोजगारी। और बेरोजगारी इतनी भयानक है, बाबा जी ये कह रहे हैं कि बैठ जाओ, झंडा नीचे कर लो, वरना हमेशा के लिए बेरोजगार रह जाओगे। ये भाषा एक मुख्यमंत्री अगर दे रहा है तो समझ लीजिए युवाओं के प्रति उसकी क्या सोच है। ये उसकी सोच दर्शा रहे हैं, वो अपनी पार्टी की विचारधारा को दर्शा रहे हैं। और जो वो घोषणा पत्र दे रहे हैं अपना, क्या पिछला घोषणा पत्र उन्होंने पूरा किया है जो जनता उनके नए घोषणा पत्र पे विश्वास करे? और दूसरी बात है युवाओं की जो है, वो युवाओं को इन्होंने बड़ी बेरहमी से कूटा गया है इलाहाबाद में, जो सभी ने देखा है। और उसका गुस्सा कहीं ना कहीं साइकिल चुनाव चिन्ह पर आएगा, क्योंकि दबाया जाएगा। और साइकिल इस बार इतनी रफ्तार से चलेगी कि कहीं ना कहीं कमल दबेगा और घिसता जाएगा। ये थे हमारे साथ कुछ युवा जो अपनी बात को रख रहे थे। इनका कहना है कि इस बार जो कमल की सरकार में जितने अत्याचार हुए, बेरोजगार हुए हैं, 2 करोड़ का वादा था, 4 करोड़ बेरोजगार कर दिए गए हैं, तो इनका जो गुस्सा है वो साइकिल पे दबेगा, मतलब उस मशीन का चुनाव चिन्ह पे दबेगा और यहाँ पे साइकिल खूब अच्छे से चलेगी। तो बने रहे कबीर न्यूज़ के साथ। नमस्कार।